ये एक मिथ है कि जी मीठा खाने से शुगर हो जाती है। बच्चों में ये जो आप कह रहे हैं कि बेहोश हो गए, उल्टियाँ शुरू हो गई, फिट्स पड़ गई, ये सारा डायबिटीज़ होने की वजह से, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 बच्चों में भी हो रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है ओवरवेट होना, ओबेसिटी, मोटापा। गैर ज़रूरी मेडिकेशन रहती हैं, अंडर स्ट्रेस रहती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसकी वजह से जो है नौमौलूद बच्चों को भी डायबिटीज़ टाइप 1 हो रही है। वो जो लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेशन होता है ना, जैसे फ़र्ज़ करें आपकी किसी करीबी का, जिससे आपको प्यार था, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनमें से किसी का इंतकाल हो जाता है। जो कंटिन्यूस स्ट्रेस है और लॉन्ग टर्म बेस पे ये करता है डायबिटीज़, ये कर सकता है। इसकी वजह भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अगर कंटिन्यूसली नींद की कमी है, जिसको हम क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं, ये जो क्रोनिक इंसोम्निया है, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये मिथ्स हैं, ये सारी गलतफहमियां हैं जो कि अवाम में फैलाई जा रही हैं। तो आप हर किस्म का फूड खा सकते हैं। सबसे पहला देसी टोटका तो ये है कि वो कहते ये हैं, जो इस किस्म के जो लोग पेशेंट्स आते हैं, ये जो फ्रॉड हैं, ये कहते क्या हैं कि ये आप ना सब कुछ छोड़ दो, रोटी भी छोड़ दो, चावल भी छोड़ दो, आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाओ या अंडे खाओ और तुम्हारी शुगर ख़त्म हो जाएगी। जड़ी बूटियाँ, नेचुरल डाइट, ऑर्गेनिकल जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक्स में जो होती हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ हैं, सब्जियाँ हैं और करेले हैं, या कोई भी ऐसी सब्जी जिसका रोल है शुगर कंट्रोल करने में, जैसे करेला है, उसमें कई ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि शुगर कंट्रोल करने में, एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए काम करते हैं। टाइप 2 डायबिटिक, उनको हम इजाज़त देते हैं वो रोज़ा रखें। रोज़ा उनके लिए अच्छा होता है, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आखिरत के लिए तो है ही है। क्या मीठा खा सकते हैं और कितना मीठा उन्हें खाना चाहिए? ये मान्य क्यों नहीं है इसमें? देखिए, जो शुगर के अफराद होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, उनको मीठा कौन सा लेना चाहिए? फ्रूट्स की शक्ल में। एक आम तासुर है डॉक्टर साहब के शुगर की दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज डॉक्टर्स के साथ डील्स करती हैं और वही डॉक्टर्स फिर मुस्तकिल इलाज करने के बजाय उनको उन दवाइयों पर लगा देते हैं। ये क्या दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। तो फॉलोअप विजिट है जिसके लिए हम बुलाते हैं, ये हम कोई इसलिए नहीं बनाते क्योंकि बिजनेस है या कोई पैसे हैं इसमें, नहीं। वही कंसल्टेशन हमें लेनी होती है जो कि पहले विजिट पे लेते हैं, जो कि फॉलोअप विजिट पे लेते हैं। तो इसमें कहाँ से बिजनेस आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनफुल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं जवाद यूसुफ हूं नाज़रीन, और आज हम एक ऐसे अहम इशू पर बात करेंगे जिसके बारे में जानना आपका, आपके प्यारों का बहुत ज़रूरी है। आप अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और उस लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए अगर आपको शुगर है या फिर वो शुगर जो कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। नाज़रीन, 2022 तक 36 मिलियन एडल्ट्स को, नौजवानों को शुगर हो चुका था और अब इसकी शरह काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो शुगर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? वो देसी टोटके जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं? कौन-कौन सी मेडिकेशन करनी चाहिए? आने वाली अपनी नस्ल को शुगर से किस तरीके से महफूज़ बनाया जा सकता है? ये और ऐसे बहुत से सवालात जो कि आपके ज़हनों में मौजूद हैं, हमारे ज़हनों में मौजूद हैं। आज उन तमाम तर सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शाहिद नदीम मौजूद हैं, जो कि माहिर ज़ियाबतिस हैं। 25 साल का इनका तजुर्बा है और 30 साल इनको फ़ील्ड में हो चुके हैं। बिला ताख़ीर इनका तारुफ़ करवाते हैं और इनसे ये तमाम तर सवालात के जवाबात भी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, मैं बहुत ठीक-ठाक। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या? ये एक बीमारी है या फिर एक लाइफ़स्टाइल का मसला है? देखिए जी, डायबिटीज़ जो है ये बीमारी है, इट्स अ इलनेस। और जो इसकी जो अगर डेफिनिशन मैं बताऊँ आपको, इट्स अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर एंड इट्स अ हार्मोनल डिज़ीज़। जिसम में अल्लाह ताला ने एक ऑर्गन बनाया है जिसको हम पैनक्रियाज़ कहते हैं, आपने सुना भी होगा। जी, जी। पैनक्रियाज़ में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं। बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन जो है इंसान की जिस्म में ग्लूकोज़ के लेवल को कंट्रोल में रखती है। ये एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजी। जब डायबिटीज़ होती है तो ये जो इंसुलिन का जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, ये डिज़ीज़ हो जाता है। 2-3 वजूहात हैं डायबिटीज़ की किस्में होती। जो टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि अक्सर बच्चों में और यंग एजेस में होता है, उसमें क्या होता है कि जो पैनक्रियाज़ का जो सिस्टम है इंसुलिन बनाने वाला, ये बिल्कुल डेड हो जाता है। पैनक्रियाज़ काम करना छोड़ देता है। वजह उसकी एक ऑटोसोमल प्रोसेस होता है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से कुछ ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ अपना ही जिस्म, अपने ही ऑर्गन के खिलाफ बनाता है और
पैनक्रियाज को डेड कर देता है, ठीक, जिसकी वजह से इंसुलिन बनने का प्रोसेस बंद हो जाता है। जब इंसुलिन प्रोसेस बंद हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए जिस्म में कोई चीज़ नहीं होती, कोई इंसुलिन नहीं होती, तो जिसकी वजह से बच्चे को, ये जवान को टाइप 1 डायबिटीज, ये टाइप 1 डायबिटीज की पैथोलॉजी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर वालिदैन कहते हैं कि उनके बच्चों को भी शुगर हो गया है, अचानक वो बेहोश हो जाते हैं बच्चे, तो क्या बच्चों में भी डायबिटीज हो सकता है? जी, हो जाती है। और अक्सर बच्चों में ये जो आप कह रहे हैं कि बेहोश हो गए, उल्टियाँ शुरू हो गई, फिट्स पड़ गई, ये सारा डायबिटीज़ होने की वजह से, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। दूसरी डायबिटीज़ जिसके केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जो आपने जो स्टैटिस्टिक्स बताई हैं कि यार से बहुत ज़्यादा जो है वर्ल्ड ओवर डायबिटीज़ के केसेस में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और यहाँ तो बच्चे जो है वो टेस्ट भी नहीं करवाते ना, एडल्ट्स टेस्ट करवाते हैं। अगर वो टेस्ट्स करवाएंगे शुगर की, डायबिटीज के, तो फिर ये ग्राफ मजीद ऊपर भी जा सकता है। एग्जैक्टली, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ भी शुगर की बीमारी है, ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें होता ये है कि जो इंसुलिन बनने का जो प्रोसेस होता है ना, ये चलता रहता है। इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन वो असर नहीं करती। उसका जो असर है, उसमें खराबी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो इंसुलिन काम नहीं करती। तो काम जब नहीं करेगी तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, क्योंकि तो इससे करना है ना। तो जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उसको कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें 2-3 प्रोसेसेस होते हैं। एक इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो बीटा सेल्स होते हैं, जो कि इंसुलिन बना रहे होते हैं पैनक्रियाज में, उनका फंक्शन खराब हो जाता है। सो ग्रेजुअली डिसफंक्शन ऑफ बीटा सेल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्लस जो हाइपरग्लाइसीमिया इसकी वजह से होता है, ये चीज़ जो है वो कॉज़ करती है टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, ये टाइप 2 डायबिटीज की जो आप बात करेंगे, बच्चों में भी होती है या सिर्फ ये एडल्ट्स में होती है? पहले बच्चों में नहीं होती थी। आज से अगर 10 साल पहले जाएँ, 15 साल पहले जाएँ, तो टाइप 1 होती थी बच्चों में। अब आजकल जो है ना, टाइप 2 बच्चों में भी हो रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है ओवरवेट होना, ओबेसिटी, मोटापा। आपने देखा होगा कि बच्चे जब अब मोबाइल पे आ गए, पहले बच्चे ग्राउंड्स में जाते थे खेलने के लिए, अब वो ग्राउंड में नहीं जाते, उन्होंने सारी जो गेम्स है ना, फुटबॉल, क्रिकेट, सब कुछ मोबाइल में डाल लिए। वो समझते हैं कि मैं मोबाइल के बटन दबाऊँगा तो मैं खिलाड़ी बन जाऊँगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा गलत आ गया बच्चों में, जिसकी वजह में बच्चों में जो मोटापे की शरह है वो बहुत बढ़ रही है, और इस मोटापे की वजह से जो बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में होती है, वो तो एक खास तनासब से चल रहा है ना, उसमें थोड़ी-सी बहुत चेंजेज़ आई हैं, ठीक, जो कि अब ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन जो अक्सर बच्चे जो आजकल जो केसेज़ ज़्यादा आ रहे हैं मेरे क्लिनिक पे भी और हर जगह हॉस्पिटल्स में भी, वो बच्चे हैं जिनको टाइप 2 हो रही है, और उसकी बड़ी वजह बच्चों में मोटापे की शरह में इज़ाफ़ा है। तो और मोटापा बच्चों में, जी हाँ, मोटापा बच्चों में क्यों हो रहा है? ड्यू टू अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। बच्चे जो हैं ग्राउंड से कट गए, मोबाइल पे आ गए हैं। जंक फूड की जो है वो रेशियो वैसे बहुत ज़्यादा हो गई है, और बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़े, बर्गर, पेस्ट्रियाँ, केक्स खा के बैठ जाते हैं मोबाइल लेके, और वज़न बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वालिदैन को बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में इंगेज करना चाहिए, लेकिन हम खुद देखते हैं कि वालिदैन जो है, जब बच्चा रो रहा होता है तो अक्सर उसके हाथ में या तो टैबलेट थमा देते हैं या फिर सेल फोन थमा देते हैं। बहुत ज़्यादा, खासकर बहुत छोटे बच्चे जो ज़िद करते हैं या बच्चों को, माँ-बाप को तंग करते हैं, तो वो चुप कराने के लिए वाक़ई मोबाइल पकड़ा देते हैं कि यार थोड़ा-सा मैं काम कर लूँ, ये चुप रहेगा, चलो मोबाइल पे कोई चला। न्यूबॉर्न बेबीज को भी डायबिटीज हो सकता है? न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी डायबिटीज़ होती है, वो भी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ऑफ इन्फेंट्स, वो होती है, और वो उनमें भी थोड़े-से केसेज़ आजकल ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, जिसकी वजह जो है वो अनहेल्दी प्रैक्टिसेज़ हैं मदर की, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर्स गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करती हैं, गैर ज़रूरी मेडिकेशन लेती हैं, अंडर स्ट्रेस रहती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसकी वजह से जो है नौमौलूद बच्चों को भी डायबिटीज़ टाइप 1 हो रही है। अच्छा, इसका मतलब प्रेगनेंसी के दौरान माओ को खास ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट का भी और मेडिकेशन का भी। हाँ, मेडिकेशंस का, गैर ज़रूरी किस्म की एंटीबायोटिक्स और गैर ज़रूरी किस्म की एंटीवायरल ड्रग्स और गैर ज़रूरी किस्म के पेन किलर्स, किसी भी किस्म के केमिकल्स, वो दौरान हमल नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर वालिदैन डायबिटिक होंगे तो क्या ज़रूरी है कि उनके बच्चे भी आने वाले वो भी डायबिटिक होंगे? और अगर वालिदैन सेहतमंद हैं, तो क्या उनके बच्चे भी सेहतमंद होंगे या उनके बच्चे भी डायबिटिक हो सकते हैं? अच्छा, अभी इस सवाल में 2-3 सवाल हैं। जी। पहले वाला क्वेश्चन कि अगर दोनों डायबिटिक्स हैं,
पेरेंट्स, तो क्या बच्चा डायबिटिक होगा? देखिए, जब दोनों पेरेंट्स डायबिटीज़ का शिकार होते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है डायबिटीज़ होने के बाद, जी, तो फिर उस बच्चे में रिस्क बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है डायबिटीज़ होने का। लेकिन ये नहीं ज़रूरी कि जी वो पैदा होते ही उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। उसको खतरा बढ़ जाता है और खतरे को आप कंट्रोल कर सकते हैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ। जैसे कि मैंने कहा, उसको मोबाइल की आदत ना डालें, उसको ग्राउंड्स में भेजें, उसको हेल्दी डाइट दें, उसको जंक फूड ना दें, तो नहीं होगी डायबिटीज़। ठीक है जी, लेकिन खतरा बढ़ जाता है, ये बात है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट जो आपके सवाल का वो ये है कि अगर दोनों को डायबिटीज़ नहीं है, तो क्या फिर बच्चे को डायबिटीज़ हो सकती है? अगर दोनों को डायबिटीज़ नहीं है, तो बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ का तो है ना, टाइप 1 डायबिटीज़ तो ऐसा ऐसा केस है जो कि फैमिली हिस्ट्री में उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है? जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत रद्द-ए-अमल है, इनहेरिटेड नहीं है ये, टाइप 1 डायबिटीज़ इनहेरिटेड नहीं है। वो तो मैंने बताया ना, एक जो ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, उसकी वजह से जो है ना, वो बीटा सेल्स खत्म हो जाते हैं, डेड होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है, उसका प्रोसेस बंद हो जाता है बनने का, तब डायबिटीज़ होती है ना। तो उसमें जेनेटिक्स का इतना रोल नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर वालिदैन डायबिटिक होंगे तो क्या ज़रूरी है कि उनके बच्चे भी आने वाले वो भी डायबिटिक होंगे? और अगर वालिदैन सेहतमंद हैं, तो क्या उनके बच्चे भी सेहतमंद होंगे या उनके बच्चे भी डायबिटिक हो सकते हैं? देखिए, अगर बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो जाए तो फिर लाइफ़ टाइम चलती है। लाइफ़ टाइम चलती है और वो सारी उम्र के लिए उसको इंसुलिन लेनी पड़ती है, वो जो कि लाइफ़ सेविंग होती है। नहीं लेगा तो ज़िंदगी नहीं है आगे, ठीक है? जबकि जो बच्चों में टाइप 2 होती है, जो मैंने ज़िक्र किया कि मोटापे की वज़ह से जो टाइप 2 होती है, बच्चों में ये टाइप 2 बच्चों की ये जो है, ये ख़त्म भी हो सकती है। अगर बच्चे का वेट जो है कम कर लिया जाए, उसको हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे ले आया जाए, हेल्दी डाइट पे, बैलेंस डाइट पे लाया जाए, उसका वज़न बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह कर लिया जाए, तो इंसुलिन रेज़िस्टेंस कम कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वज़ह से शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक, उसकी शुगर ठीक हो सकती है। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको मोटापे की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो। क्या मीठा खाने से भी शुगर हो सकता है? ये एक मिथ है कि जी मीठा खाने से शुगर हो जाती है। देखें, अगर आप किसी को फैमिली हिस्ट्री है, उसको उसके माँ-बाप में डायबिटीज़ है, उसके भाई-बहनों में भी है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स में भी है, उसकी फैमिली में डायबिटीज़ है, उसका वज़न भी ज़्यादा है, वो मोटापे का शिकार भी है, वो चलता-फिरता भी है, तो वो नहीं बचता डायबिटीज़, वो फिज़िकली एक्टिव नहीं है और चीनी खाएगा, मीठा खाएगा, तो फिर उसको हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जिनका वज़न भी ठीक है, जिनका लाइफ़स्टाइल भी बेहतर है, वो खेलते भी हैं, वो फिज़िकली एक्टिव हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है उनकी उसमें लाइफ़ में, तो उनको फिर मीठा खाने से शुगर नहीं होगी। वो खाएँ जितनी स्वीट है, लेकिन उनके लिए भी ये बेस्ट है कि एक हद तक खाएँ, लेकिन कुदरती मीठा खाएँ। फ्रूट्स लें, हाँ, फ्रूट्स लें, ठीक है ना? आप जो प्रोसेस्ड मीठा लेते हैं जिसमें मैदा और चीनी होती है, वो फिर आपके लिए वैसे भी ठीक नहीं है, एक आम आदमी के लिए भी, और आप जिसको फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, और जिनको तो फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उनके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वालिदैन में शुगर हो तो कहा जाता है कि पहले बच्चे के अंदर और आखिरी बच्चे में जो शुगर के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या इसमें कोई हकीकत मौजूद है? देखिए, अगर तो डायबिटीज़ होने से पहले प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा हो गया, तो उसमें तो रिस्क कम होता है, और फिर जब डायबिटीज़ हो गई, फिर प्रेगनेंसी, फिर बच्चा हुआ डायबिटीज़ होने के बाद, तो एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट चाइल्ड, जब आपका डायबिटीज़ नहीं थी, और आफ्टर प्रेगनेंसी जो दूसरा बच्चा है जिसको पैदा करते हुए डायबिटीज़ थी, तो उन दोनों के रिस्क में थोड़ा-सा फ़र्क आएगा। जो बच्चा पहले जब डायबिटीज़ नहीं थी हुआ है, तो उसको रिस्क कम होगा, और जो बाद में हुआ है उसको रिस्क ज़्यादा होगा। लेकिन एहतियात दोनों को करनी है, क्योंकि फैमिली में तो है ना, तो आप अगर एक को मीठा कम दे रहे हैं, उसका वेट कंट्रोल में रख रहे हैं और उसको हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे रखा है, तो क्या दूसरा सौतेला है? दूसरे को भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल देना, तो ज़ाहिर है वो तो फिर दोनों की एहतियात तो करनी ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि मैं दुबला-पतला हूँ तो मुझे शुगर नहीं हो सकता। तो क्या वो लोग जो कि स्मार्ट होते हैं उनमें चांसेस नहीं होते कि उन्हें डायबिटीज़ हो सके, या फिर ये सिर्फ़ मोटापे की वज़ह से मोटे लोगों को होता है? नहीं, ये वैसा ये तो जब, क्योंकि देखें, जो मैंने बताया मोटापे की वज़ह से डायबिटीज़ होती है, वही डायबिटीज़ होती है मोटापे की वज़ह से। वज़न ज़्यादा होने की वजह से बच्चों में भी आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, क्योंकि मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जी, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोटापे की वजह से ही शुगर होती है। मोटे बंदों को होती है, पतले लोगों को, या जो स्मार्ट लोग हैं, जिनका वज़न नॉर्मल है, उनको नहीं होती, उनको भी होती है। उनको भी होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। उसकी वजूहत ये नहीं होती कि मोटापा ही सिर्फ़ इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज़ करता है। एक तो फैमिली हिस्ट्री आ गई, दूसरा जो है गैर ज़रूरी जो अद्वियात का इस्तेमाल है, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है, और
फिजिकल एक्टिविटी ना करना है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, तो ये क्या मोटे बंदों के लिए सारी चीज़ों जो पतला बंदा है, स्मार्ट बंदा, वो भी तो इन चीज़ों का शिकार हो सकता है ना। जी, डॉक्टर साहब यही सवाल मैं करना चाह रहा था कि वो लोग जो कि स्ट्रेस्ड रहते हैं, टेंशन्स में घिरे होते हैं, डाउन डाउन से रहते हैं, तो क्या उनको भी शुगर हो सकता है? उनमें चांसेस होते हैं? क्योंकि ये भी एक वजह बताई जाती है। देखिए, डिप्रेशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना, एंग्जायटी में रहना शुगर कॉज़ करता है। लेकिन ये वो एंग्जायटी या वो डिप्रेशन जो चंद दिनों का होता है, जैसे आपकी लड़ाई होगी ऑफ़िस में किसी कलीग से, आप टेंस हो गए, आप घर चले गए, फिर दोस्त यार दूसरे बीच में आए, सुलह सफाई करा दी और 2-4 दिन हफ्ते में वो टेंशन खत्म हो गई। वो कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत बड़ा सदमा आ जाता है, आपके किसी अपने की डेथ हो जाती है, तो आप जब फिर वो उस सदमे से बाहर निकलते हैं, तो उस सदमे से बाहर निकलने के बाद आपको पता लगता है कि आपको डायबिटीज़ हो चुका है, शुगर हो चुका है। तो क्या इसमें भी कोई हकीकत है कि बड़े सदमे के बाद, किसी बहुत बड़ी हैपनिंग के बाद, अगर वो आप उस सदमे को, उस चीज़ को लाइफ़ टाइम लेकर चल रहे हैं, तो उस टेंशन या उस सदमे की वजह से भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है? हाँ, देखिए वो जो लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेशन होता है ना, जैसे फ़र्ज़ करें आपकी किसी करीबी का, जिससे आपको प्यार था, पेरेंट्स हैं, भाई-बहन हैं, उनमें से किसी का इंतकाल हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेस होती है, ये आम स्ट्रेस के मुकाबले में ज़रा लॉन्ग टर्म होती है। ये ज़्यादा अरसे रहती है, ज़ाहिर है, बिल्कुल, आप उस घर में हैं, वो आपके साथ रहता था, अब नहीं है इस दुनिया में, उसके कपड़े देख रहे हैं आप और उसकी चीज़ें देख रहे हैं आप और रोज़मर्रा उससे आपका पाला पड़ रहा है, तो आप एक कंटीन्यूअस स्ट्रेस में हैं ना। तो ये जो कंटीन्यूअस स्ट्रेस है और लॉन्ग टर्म बेस पे ये करता है डायबिटीज़, ये कर सकता है। इसकी वजह भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, कि जो कंटीन्यूअस स्ट्रेस होती है उसकी वजह से बॉडी में एक ख़ास हार्मोन होता है जो दिमाग से निकलता है, उसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, ये बेसिकली इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेस हार्मोन। तो ये जो जो इस किस्म के स्ट्रेसेस होते हैं जो कि बड़े लॉन्ग हो जाते हैं और आपको रोज़ ही ज़िंदगी में उन स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है, आप कंटिन्यूअसली डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनता है, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट एक्शन करता है लिवर पे और आपके लबलबे पे, और ऊधम वहाँ पे असर करके वहाँ से जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से अनहेल्दी फैटी एसिड्स बनते हैं, अनहेल्दी जो है ना वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती है, अनहेल्दी जो केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, हो सकती है। अच्छा, नींद की कमी जो है, क्या ये भी असरअंदाज हो सकती है शुगर पर? जी, जी, अगर कंटिन्यूअसली नींद की कमी रहे, जिसको हम क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं। ये जो क्रोनिक इंसोम्निया है, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि इसकी वजह से कई दूसरी बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़। अगर क्रोनिक इंसोम्निया हो जाता है तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो मैंने भी ज़िक्र किया। जी, कॉर्टिसोल के लेवल की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। आजकल की नौजवान नस्ल तो डॉक्टर साहब वो रात को जागती है और दिन को सोती है और उनकी तो नींद भी पूरी नहीं होती। आजकल मेरे क्लिनिक पे आने वाले जो 60 टू 70% हैं वो नौजवान हैं, एडल्ट्स हैं, मिडिल एज से उनका ताल्लुक है, प्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, नींद नहीं आ रही और क्रॉनिकली नहीं आ रही। ये नहीं कि 2-4 दिन की बात, आप ना जो अल्लाह ताला ने एक कुदरती तरीका दिया है, नेचुरल स्लीप का जो आपको पैटर्न दिया, वो क्या है? रात रात को सोएं। अल्लाह ताला ने रात बनाई है ना नींद के लिए, शायद कुरान में भी इसका ज़िक्र है कि जी रात आप सोएं और सुबह कामों पे निकल जाएँ फजर पढ़ के। ऐसे ही है ना? लेकिन हमने वो पैटर्न चेंज कर लिया। ये भी जो हमारी तरक्की है या अर्बनाइज़ेशन है या जो डेवलपमेंट है, ये इसी की देन है। डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी लगती है सबको, कहते हैं जी तरक्की याफ़्ता मुल्क होना चाहिए, तरक्की करें, इंडिविजुअल भी तरक्की करें, मुल्क भी तरक्की करे, मुआशरा तरक्की करे। लेकिन इस तरक्की की वजह से कुछ नेगेटिव भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, जिस पे अर्बनाइज़ेशन या नाइट का काम और डे की स्लीप, ये उसी का गिफ्ट है, जिसकी वजह से जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में हो रही है, स्ट्रेसेस आ रहे हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है और टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ रही है। डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि फल खाने चाहिए, मतलब मीठा अगर आप खाते हैं तो नेचुरल मीठा खाएँ। तो वो कौन-कौन से फल हैं जो कि शुगर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किन फलों से मुमानियत है? देखिए, शुगर में जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है, आप एक्सपर्ट मालिज से राब्ते में हैं, उसकी जो गाइडलाइंस है उस पे अमल कर रहे हैं, तो आप हर किस्म का फूड खा सकते हैं एक ख़ास क्वांटिटी में, पोर्शन साइज़ कंट्रोल करके। लेकिन अगर आपका HbA1c ही कंट्रोल नहीं है, आपका फास्टिंग लेवल ही कंट्रोल नहीं है, आपका रैंडम लेवल ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप जो फूड खा भी सकते हैं, वो भी आप में बैन हो सकते हैं। अच्छा।
क्योंकि आपका तो पहले देखिए, सबसे पहले ये कि आप नेचुरल चीज़ों को बिल्कुल खा सकते हैं और मैं किसी को मना नहीं करता। मेरे कई पेशेंट्स हैं, आके शुगर कंट्रोल करवाते हैं और अब आजकल हर फूड खाते हैं। गर्मी में आम भी खा रहे हैं, अंगूर भी खा रहे हैं, केले भी खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शुगर लेवल कंट्रोल में रखा हुआ है। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप वो फल जो कि आपको इजाज़त दें, जैसे अमरूद है, आड़ू है, सेब है, ये सब शुगर फ्रेंडली फ्रूट्स हैं। जी, लेकिन ये भी उन लोगों को थोड़ा-सा नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो कि अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहे। उनका शुगर ऑलरेडी 500 है, रैंडम। तो क्या अब इसमें सेब या आड़ू खा के उनको कोई फ़ायदा हो सकता है? बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियसली। लेकिन अगर उनका शुगर रैंडम लेवल जो है अंडर 200 है, खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे फ्रूट का नाम लिया कि यार बताएँ कि डायबिटिक के ओवरऑल एवरेज लोगों को क्या कहा जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि आम, केला और अंगूर जो है, वो जो शुगर पेशेंट्स हैं वो कम खाएँ, इससे शुगर बढ़ती है। आम, केला और अंगूर, इन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन 3 फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शुगर जो है वो उसके लेवल में स्पाइक आ। वर्जिश कितनी मैटर करती है शुगर के पेशेंट्स के लिए, और अगर मैटर करती है तो वर्जिश किस टाइम होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है या फिज़िकल एक्टिविटी का फुकदान है, वो यही तो है। एक्सरसाइज़ ही है ना। एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है और सबसे ज़्यादा जो अच्छा टाइम है एक्सरसाइज़ करने का, वो है सुबह फजर के बाद, अर्ली मॉर्निंग। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएँ, वेट लिफ्टिंग करें अकॉर्डिंग टू योर एज। जो आपकी उम्र जिस भी एक्सरसाइज की, जिस भी वर्जिश की इजाज़त देती है, वो आप करें। सबसे अच्छा जो है वो सुबह की वॉक है, सुबह की एक्सरसाइज है। और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये तो सब बंदों के लिए ये एक्सरसाइज सबके लिए हेल्दी है ना। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो एक तो खाली पेट ज़रूर एक्सरसाइज करें, वॉक करें। खाली पेट से मुराद ये नाश्ते से पहले या असर के बाद, रात के डिनर से पहले। खास तौर पे वो लोग जो मोटापे की वजह से जिनको डायबिटीज़ है, तो फिर खाली पेट एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ उनका शुगर लेवल नीचे आएगा, बल्कि उनका वज़न भी नीचे आएगा, ठीक है? लेकिन जो वो लोग जो कि इतना ज़्यादा वज़न का शिकार नहीं है, शुगर लेवल बड़ा अनकंट्रोल्ड है, मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उनको एक तो ये खाली पेट एक्सरसाइज करनी ही करनी है। वो हर खाने के आधे घंटे बाद 10-15 मिनट की फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। उससे उनका जो रैंडम लेवल है खाने के बाद, वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर किसी शख्स को शुगर हो जाता है तो सबसे पहला कदम उसे क्या उठाना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, अगर उसको नया ना, इसको हम कहते हैं न्यूली डायग्नोस्ड, जो न्यूली डायग्नोस्ड केस है, जिसको हो गई है, अभी भी पता चला है, तो सबसे पहला कदम तो उसको ये उठाना चाहिए कि उसको जो भी दवा या जो भी डाइट उसके जो डॉक्टर ने दी है, वो उसको रेगुलरली फॉलो करना है एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ताकि दोबारा से वो टेस्ट करवाए जा सके 3 महीने के बाद, एक बार। दूसरा ये कि जो नई-नई शुगर जिनको होती है, उनमें मैंने अक्सर देखा है, ज़्यादा परसेंटेज जो है पेशेंट्स की, वो क्या करती है, वो जो है वो जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, जो डॉक्टर नहीं है, जो मतलब किसी भी तरीके से कोई कौन-सा पैथिस्ट है, तो कौन-सा पैथिस्ट है या कौन-सा पाते हैं, उसके चक्करों में चले जाते हैं। ये ना करें, ये ना करें। आपने एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना है, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन है उस डिज़ीज़ की, जो उसका एक्सपर्ट है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलना है और उसकी एडवाइस पे अमल करना है। अब उसकी एडवाइस सिर्फ़ दवाइयाँ नहीं होंगी, आपको डाइट भी बताएगा, वो आपको एक्सरसाइज़ भी बताएगा। तो ये तीनों चीज़ों को ही कंबाइन करके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी अपनी आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक बात करता हूँ, एक नई रिसर्च आई है डायबिटीज़ के हवाले से। वो ये कह रही है कि स्टार्ट में जिसको न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज़ होती है, अगर वो स्टार्ट में अपने लेवल्स को जल्द ही जल्द, जितनी जल्दी नॉर्मल कर लेगा, उसका जो पैनक्रियाज़ के जो बचे-कुचे सेल हैं या जो अनहेल्दी पैनक्रियाज़, जो इंजर्ड पैनक्रियाज़ हैं, वो बड़ी जल्दी ठीक हो सकता है। अच्छा, दोबारा इंसुलिन की वो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बना सकते हैं अगर आप हाइपरग्लाइसीमिया को टाइमली कंट्रोल कर लेते। अगर आपका हाइपरग्लाइसीमिया कंटिन्यूअस रहेगा, तो फिर वो लंबे अरसे रहेगा, तो फिर जो इंजर्ड सेल्स हैं वो फिर डेड हो जाएँगी और फिर पैनक्रियाज़ का जो आर्ज़ा है वो एक परमानेंट डैमेज की शक्ल में सामने आएगा। तो जल्द से जल्द आपको हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल करना है और एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर अमल करके आप कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब, नेचुरोपैथी भी क्या कोई डिग्री है? जिस तरीके से आप अभी ज़िक्र कर रहे थे, एक डॉक्टर हैं जो कि बड़ी बातें करते हैं और बड़े दावे करते हैं। वी डोंट नो अबाउट हिम, आई डोंट नो इफ ही इज़ इवन अ डॉक्टर और नॉट, लेकिन वो कहते हैं कि शुगर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, बिल्कुल देसी टोटकों के थ्रू, इलाज के थ्रू, उसके थ्रू। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है शुगर वाक़ई में ख़त्म हो सकता है? ऐसी तो कोई साइंस नहीं है।
मेडिकल में तो ऐसी कोई डिग्री भी नहीं है, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन भी है जो ज़िक्र आपने किया है, सिर्फ है कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं, कोई ऐसी कोई डिग्री नहीं है, ठीक है जी। इस डिग्री का किसी भी साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। नेचर जो है वो सबको पसंद है, ठीक है जी। जो हमारे आबाओ अजदाद थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो क्यों कम बीमार होते थे? वो वो देसी खुराकें खाते थे, वो अच्छा अनाज लेते थे, खालिस गंदम लेते थे, खालिस चावल लेते थे, वो फिज़िकली एक्टिव थे, उनको कहीं जाना होता था, चल के जाते थे। वो जहाज़ों पे, रेलगाड़ियों पे, कारों पे नहीं जाते थे, वो लंबे-लंबे डिस्टेंस पैदल चल के करते थे, ठीक है ना? आपको पता ही है। तो जो फिज़िकली एक्टिव लाइफ़स्टाइल है, वो आपको सेहत देता है, ठीक है ना? तो ये जो नेचर के साथ लव है, वो हमारे एंसेस्टर्स यही करते थे। तो इसमें पैथी बनाने की क्या ज़रूरत है? नेचर सबके लिए अब मैं आप एडवाइस कर लें अपने घर वालों को, यार नेचर पे आओ। क्या है नेचर? चलो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, रात की नींद लो, सुबह की नींद ना लो, मतलब दिन में ना सो। ये नेचर है ना, मैं भी नेचुरोपैथिस्ट बन सके। हाँ, हाँ, आप भी नेचुरोपैथी बन सकते हैं अगर आप नेचर पे अमल करते हैं और अपने लोगों को, अपने जानने वालों को अगर आप कहते हैं कि कुदरती तरीके पे आओ, ऑर्गेनिक चीज़ों पे आओ, तो इसमें क्या साइंस है भई? ये तो कोई साइंस नहीं है, तो हर कोई कर सकता है और हर कोई किसी को करना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर आप अपने पैसा कमाने के लिए या कोई अपने इकोनॉमिक जो है आपके टारगेट्स, बेनिफिट्स के लिए आप इस तरह की फ़ील्ड बना लें और उसके लोगों को जो है गलत तरफ लेके लगाएँ, तो ये तो ठीक नहीं है। देखिए, दवाई का अपना रोल है, नेचर का अपना रोल है। जब आपको बीमारी हो गई, जब आपको कोविड होता था, अब कोविड गुज़र गया, जी, अल्लाह ना करे दोबारा आए। देखिए, कोविड होता था, ट्रीटमेंट थी ना, हॉस्पिटलाइज़ होके आप ठीक होके आते थे ना। ठीक है ना? अब अगर आप कह दें कि नहीं जी आपको कैंसर है, आएँ, आपको नेचर पे लेके आते हैं। आप छोड़ें मेडिसिन को, आएँ, आपको कोविड है या आपको निमोनिया है या आपको कोई शुगर हो गई है या आपको ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, चाहे छोटी-छोटी बीमारियों को डॉक्टर्स को छोड़िए, आएँ आपको नेचर की तरफ आते हैं। तो फिर मौत है। अगर आप इस किस्म की अनप्रोफेशनल एडवाइस की तरफ जाएँगे, मैं लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आजकल दुनिया चाँद पे पहुँच चुकी है। डेवलप ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, डिजिटल सारा ज़माना हो रहा है, डिजिटल साइंस आ रही है, सब हम आगे जा रहे हैं। तो आप ये जो है पौधे और जड़ी-बूटी के चक्कर में आप पड़ेंगे किसी ऐसे की एडवाइस की दवाइयाँ छोड़ें, नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस के साथ आप न नेचर को कंबाइन करके चलें। कि मैं खुद जो है बहुत बड़ा जो है वो एडमायरर हूँ नेचर का मैं एडवाइस करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको दवा भी देता हूँ, वो दवा देता हूँ जो उनके लिए ठीक है, मैं उनको एक्सरसाइज की एडवाइस करता हूँ, मैं उनको जो खाने हैं, जो होल व्हीट है, नेचुरल खाने हैं, उन पे लेके आता हूँ, कुदरती ग़िज़ा पे लेके आता हूँ, ठीक है? और मैं ये कहूँ कि जी आप दवाइयाँ छोड़ें, डॉक्टर छोड़ें, आप कुदरती के ऐसा नहीं, ऐसे ही सब चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। वाक़ई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि शुगर जड़ से ख़त्म हो सके? देखें जो है ना डायबिटीज़ अगर हो गई है ना टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़, तो किसी कीमत पे ये आप 100% क्योर नहीं कर सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की सारी वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटीज़ कहती हैं, सारे डॉक्टर्स कहते हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, सारे नो एक ही किताब पढ़ के बनते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे मरीज़ तो फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा आते होंगे जो ऐसे ही देसी टोटके कर के अपना नुकसान कर बैठते हों और फिर वो आपके क्लिनिक आते हैं। तो ऐसे आते हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं मतलब कसीर तादाद में आते हैं? रोज़ाना पिछले चंद सालों में जब से सोशल मीडिया ज़्यादा वायरल हुआ है और इस किस्म के लोग जो आपने ज़िक्र किया आए हैं और ये छोड़ दो, वो छोड़ दो और ये ख़त्म कर देंगे, तो वो ख़त्म कर देंगे, बीमारी ख़त्म कर देंगे, कैंसर ख़त्म कर देंगे, डायबिटीज़ ख़त्म कर देंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स आप सुन रहे। और ये जो सोशल मीडिया के दौर है इसमें ज़्यादा है। और तो जो मेरी इस दौर की जो प्रैक्टिस है उसमें कई केसेस रोज़ाना के बना देते हैं। तकरीबन कोई से टोटके करते हैं, दर्शन केसेस देखें, ऐसे मुझे रोज़ आते हैं मेरे पास जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स, इस किस्म के लोगों से डसे हुए होते हैं। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे टोटके हैं जिनसे आवाम को बचने की ज़रूरत है और वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर पॉपुलर हैं। तो ऐसे टोटके जिस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इससे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इससे आप अपना जो है वो नुकसान कर रहे हैं, हम वो जानना चाहते हैं आपसे। सबसे पहला देसी टोटका तो ये है कि वो कहते ये हैं जो इस किस्म के जो लोग पेशेंट्स आते हैं, ये जो फ्रॉड हैं, ये कहते क्या हैं कि ये आप ना सब कुछ छोड़ दो, रोटी भी छोड़ दो, चावल भी छोड़ दो, आप जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ गोश्त खाओ या अंडे खाओ और तुम्हारी शुगर ख़त्म हो जाएगी। इससे होता क्या है कि 3 महीने में या 2 महीने में जो उन्होंने अपने पैसे लेने के लिए टाइम मुकर्रर किया, उसमें तो शुगर जाए आप जब ग्लूकोज़ जाएगा नहीं आपकी बॉडी में,
तो लेवल नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो शुगर कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना, तो फिर तो आपको दवाइयों के बगैर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब ये दवाइयों के बगैर कंट्रोल होता है, तो अब ज़ाहिर है रोटी-चावल या जो ज़रूरी अज्ज़ा हैं, वो जिस्म को चाहिए ना, अल्लाह ताला ने जो कुदरती ग़िज़ा है, उसमें कुछ चीज़ रखी है ना, नुकसान के लिए तो नहीं बनाई है ना ये गंदम, जो ज़मीन से उगी, उस अल्लाह ताला की बनाई हुई है ना, बेशरीके जी, चावल अल्लाह ताला की फ़सल है। ठीक है, रोटी अल्लाह ताला की फ़सल है। इसी तरह जितने भी कार्ब्स हैं, जो नेचुरल ऑर्गेनिक कार्ब्स हैं, वो अल्लाह ताला की बनाई चीज़ है, उसमें नुकसान तो नहीं है। अब कुछ ऐसे अज़ा हैं जिस्म के जिसमें दिमाग बहुत ज़रूरी एक ऑर्गन है, जो कि चलता ही ग्लूकोज़ लेवल पे। तो अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे और ग्लूकोज़ नहीं बढ़ेगा, तो सबसे पहले वीकनेस का शिकार दिमाग होता है। और सबसे पहले जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना इस किस्म के जो मैनूवर्स का शिकार होकर, जाली स्टेटमेंट्स का शिकार होकर, कि मुझसे चला नहीं जाता, मैं ऑफ़िस कब जाऊँगा, मैं अपने काम कैसे करूँगा, मेरे दिमाग से मैं पहले बैंकर था और मैं इतनी-इतनी कैलकुलेशंस करता था, अब मैं इस लाइफ़स्टाइल पे आके तो मेरी तो जॉब भी छूट गई। गलतियाँ मैंने इतनी की कि मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है? इस तरह भी और कई कॉम्प्लिकेशंस के साथ होते हैं, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी का फैटी लिवर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा फैटी लिवर हो चुका होता है इस किस्म की अनहेल्दी डाइट लेके, जो कि उनका एएलटी लेवल और लिवर फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, किडनी ख़राब कर बैठते हैं। किडनीज़ का क्रॉनिक डिज़ीज़ के साथ मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं कि सर, कुछ अरसे पहले तक जो है ना मैंने ये स्टेटमेंट पे आया था, सब कुछ छोड़ दिया, तो जैसे ही थोड़ा कार्ब शुरू किया, शुगर ने स्पाइक की, गुर्दे फेल हो गए। हार्ट अटैक के साथ भी पेशेंट आते हैं। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा के पेशेंट आते हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट का जब जब फ़ॉलो करते हैं, तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन उनको होती है और वो होती उस वक़्त है जब थोड़ा तो उनका लेवल कंट्रोल हुआ ना, तो जैसे ही थोड़ा-सा कार्ब लेना शुरू किया, फ़ौरन स्पाइक हुआ, दवाई तो ले ही नहीं है, तो पहले ही छुड़वा दी गई थी। तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पेचीदगियाँ आती हैं और कई दफ़ा तो ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं जिनको ठीक करना, जिनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है और ये रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे केसेज़ मेरे पास आते हैं। अच्छा सर, एक और तासुर जो कि अवाम में पाया जाता है, वो कहते हैं कि ये जड़ी-बूटी है जो शुगर को ख़त्म कर देगी, या फिर कहवा पीने से जो है कहवा, उससे भी शुगर ख़त्म हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ये मिथ्स हैं, ये सारी गलतफ़हमियाँ हैं जो कि अवाम में फैलाई जा रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी शुगर जो है किसी जड़ी-बूटी के इस्तेमाल से आपकी ख़त्म हो जाए ना, ट्रीटमेंट तो फुली क्योर हो, ऐसा नहीं है। देखिए, इट्स अ क्रॉनिक डिज़ीज़। ये अद्वियात भी डायबिटीज़ की ऐसी नहीं है, कोई दवा ऐसी नहीं है जो कि आपकी टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है? ये मैनेज होती है, इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, जिसका मतलब ये है कि दायमी है, ये चलेगी। आपको इसको लाइफ़स्टाइल के साथ, अच्छी डाइट के साथ, अच्छी दवा के साथ, अच्छे डॉक्टर्स की हिदायत के साथ आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी? जहाँ तक ये बात है कि जड़ी-बूटी, देखिए जड़ी-बूटी का मैं खुद बड़ा नेचर का फ़ैन हूँ और मैं पिछले कुछ 3 साढ़े 3 साल से नेचर पे रिसर्च कर रहा हूँ, जो नेचुरल डाइट है। ठीक है? वो फिर कभी मौका मिला तो आपको उसके बारे में बताएँगे। तो मतलब अब जड़ी-बूटियाँ असर-अंदाज़ हो सकती नहीं, हैं शुगर को ग कंट्रोल करने में? जड़ी-बूटी सप्लीमेंट करती है। मतलब जड़ी-बूटियाँ अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, तो आपकी जो शुगर है वो ज़्यादा ईज़िली कंट्रोल होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल होगी। लेकिन ये नहीं है कि आप दवाइयाँ छोड़ के जड़ी-बूटियों पे आएँ, ऐसा कोई नहीं है। जड़ी-बूटियाँ आपको क्या करती हैं, आपकी जो ट्रीटमेंट है या जो मेडिसिन है, जो लाइफ़स्टाइल है, उसको ऑगमेंट करती हैं। समझिए एक सपोर्ट करती हैं, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट कह लें, ठीक है ना? तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे एक्सरसाइज़ आपको सपोर्ट करती है शुगर कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपको अच्छी नींद सपोर्ट करती है शुगर कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपका बगैर टेंशन के, बगैर डिप्रेशन के जैसे शुगर कंट्रोल होता है ना, सपोर्ट करती है। इसी तरह जड़ी-बूटियाँ नेचुरल डाइट, ऑर्गेनिकल जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक्स में जो होती हैं, जैसे जड़ी-बूटियाँ हैं, सब्जियाँ हैं और करेले हैं या कोई भी ऐसी सब्ज़ी जिसका रोल है शुगर कंट्रोल करने में, जैसे करेला है, उसमें कई ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि शुगर कंट्रोल करने में एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए काम करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऑगमेंट करती हैं। ये नहीं है कि आपकी मतलब इलाज करती हैं या क्योर करती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है? कंट्रोल आपको दवाई के साथ इन चीज़ों को कंबाइन करना है, ताकि कम से कम अरसे में आपकी शुगर कंट्रोल हो सके। एक आम तासुर है डॉक्टर साहब के शुगर की दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ डॉक्टर्स के साथ डील्स करती हैं, और वही डॉक्टर्स फिर मुस्तकिल इलाज करने के बजाय उनको उन दवाइयों पर लगा देते हैं। ये क्या बिल ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर्स जितने भी प्रोफ़ेशनल डॉक्टर्स हैं, सारे जो हैं वो एक तरह के नहीं होते। कोई एक आध अगर कोई हो जाए इस तरह के, देखिए जैसे ना पाँचों उँगलियाँ जो है बराबर नहीं होती, ये आपने मुहावरा सुना होगा। तो इसलिए डॉक्टर्स जो हैं, कभी भी अच्छे डॉक्टर्स
जो है वो कभी भी किसी मेडिकल कंपनी के साथ नहीं जाते और ना ही मेरे किसी एक्सपीरियंस से मैंने कभी की चीज़ देखी है। वैसे आप मेरा कभी ऑफर मैं आई है? देखिए, मैंने आज तक जो है ना मैंने देखिए ऑफ़र्स जो लीगल ऑफ़र्स होती हैं, एथिकल ऑफ़र्स होती हैं कि जी डॉक्टर साहब आप ये दवा ज़रूर लिखें, इसके अच्छे असरात होते हैं। हमारे पास मेडिकल रैप्स आते हैं, वो अपनी दवाइयों को ज़ाहिर है एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, उनकी फ़ील्ड है, उनका बिज़नेस है। वो आते हैं, फिर हम उनकी दवाइयों पे ट्रायल करते हैं पेशेंट्स पे, फिर देखते हैं कि हाँ जी, कौन-सी दवा ठीक असर कर रही है। ताज़ा। अगर सही असर कर रही है, अच्छी दवा है तो हम देते हैं, हम लिखते हैं, लेकिन बगैर किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिखते हैं। ये देख के कि पेशेंट के लिए कितना बेनिफिशियल है और तमाम डॉक्टर्स ऐसे करते हैं। ये जो स्टेटमेंट आपने की, ये किसी ऐसे ही ये जो हमने पैथीज़ वाले जो अनप्रोफेशनल लोगों का ज़िक्र किया था ना, ये किसी ऐसी ही लोगों की जो है ना आवाज़ उठाई हुई है ताकि वो जो गलत काम अपना जो फ्रॉड कर रहे हैं, उसके आगे कोई थोड़ा-सा उनको सहारा मिल सके सिर्फ़ इस स्टेटमेंट को कहने से कि जी डॉक्टर्स डील करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स सारे बड़े अच्छे होते हैं और मेरे मेडिकल कॉलेज से लेके अब तक इतना अरसा गुज़रा, ज़ाहिर है कोलीग्स होते हैं डॉक्टर जहाँ आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपके साथ और डॉक्टर्स भी होते हैं। मैंने आज तक किसी भी अपने कोलीग को, किसी डॉक्टर को इस किस्म की डील करते हुए मैंने नहीं देखा। अच्छा डॉक्टर साहब एक टेक्निकल सवाल आपसे करने लगा हूँ क्योंकि अभी तक हमारी जो डिस्कशन हुई है उसके अंदर हमने कहा है कि शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ, एक अच्छी डाइट के साथ, स्ट्रेस के बगैर, टेंशन के बगैर, वर्ज़िश के साथ। क्या शुगर का कभी ख़त्म ना होना आज एक बिज़नेस बन चुका है लोगों के लिए? देखिए, ये भी एक उसी देखिए बिज़नेस से मुराद आपकी क्या है? कि देखिए अगर दवा दी जा रही है, इंसुलिन दी जा रही है टाइप 1 को, ओरल मेडिकेशन दी जा रही हैं टाइप 2 डायबिटिक्स को, सप्लीमेंट्स दी जा रही हैं, तो आप इसको कारोबार कहते हैं? नहीं, अब ये हाँ, मैं कारोबार उसको कह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टर्स हैं अगर या फिर माहिरीन हैं माहिर ज़ियाबतिस हैं, तो वो इसको एज़ अ बिज़नेस लेकर चल रहे हैं आपके इर्द-गिर्द या फिर चूँकि आप उस फ़ील्ड से हैं, हम जब तक देखते हैं, तो ये मुआशरे के अंदर, लोगों के अंदर मिथ्स पाई जाती हैं कि फलाँ डॉक्टर जो है वो उसको मुकम्मल क्योर करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए क्योर तो ये नहीं हो सकती, कंट्रोल करने के लिए वो आपके ऊपर ऐसी वर्किंग करते हैं कि आप बार-बार उसके पास आएँ। 1 हफ्ते बाद उसके पास जाएँ, महीने बाद उसके पास जाएँ, ताकि आप बार-बार उसके पास जाते रहें। तो वो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि क्या देखिए ये एक बिज़नेस बन चुका है नहीं, कि अपने ऊपर वो आपको रिलायबल कर रहे हैं, रादर दैन कि आप उसका जो है एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल से भी, आप अपनी डाइट से भी, आप एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू भी आप उसको क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो माहिरीन जो है या फिर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसको एज़ अ बिज़नेस मॉडल परसी जो कि अवाम के अंदर तासुर पाया अवाम है ना? अवामी तासुर है। जी, जी। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, ये जो अवामी तासुर जिसका ज़िक्र आपने किया, ये बिल्कुल गलत तासुर है। ये बिल्कुल गलत तासुर है, ये एक मिथ है, जिसे हम कहते हैं ऑल मिथ्स हैं, कि जी चीनी खाने से शुगर हो गई या करेले खाने से शुगर ठीक हो, ये मिथ्स है। ये यही जो तासुर है अवाम का ज़िक्र किया, ये भी एक मिथ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जी अब डॉ देखिए, जो डायबिटीज़ है, इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। इसने प्रोग्रेस करना है। एक वर्ड क्रॉनिक का आया इसमें, एक वर्ड है प्रोग्रेसिव, तो ये प्रोग्रेस करती है। दवाइयों से, अच्छी लाइफ़स्टाइल से, डाइट से और अद्वियात को खाने से और लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने से, एक्सरसाइज़ेज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। 100% क्योर नहीं किया जा सकता। अब जो चीज़ 100% क्योर नहीं करेगी, क्रॉनिकली चलेगी, तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस रिलेट करेंगी। ठीक है ना? डायबिटीज़ सिर्फ़ डायबिटीज़ ही नहीं है, इसके साथ कई कॉम्प्लिकेशन जुड़ी हुई हैं, जिसको हम मैक्रोवैस्कुलर और माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन का टेक्निकल नाम देते हैं। ठीक है ना? तो जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये वक़्त के साथ-साथ आनी होती हैं। कोई चीज़ लेट आती है, कोई चीज़ जल्दी आती है, कोई चीज़ अनकंट्रोल होने की वजह वजह से आती है, कोई चीज़ बगैर अच्छा मतलब अनकंट्रोल होने के बावजूद आ जाती है, जैसे न्यूरोपैथी, ठीक है? तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इनको फ़ॉलो-अप विज़िट्स पे डायग्नोज़ करना होता है, स्क्रीन करना होता है। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं फ़ॉलो-अप विज़िट्स कराते हैं। जो मेडिकल की किताबें हैं, उसमें क्लियर कट जो स्पेशलाइज़ेशन में या डायबिटोलॉजी में या जनरल मेडिसिन में या इंटरनल मेडिसिन में जो पढ़ाई जाती हैं हमें और जो जिस तरह की हमारी ट्रेनिंग होती है, उसमें ये चीज़ क्लियर कट हमें बताई जाती है कि ये पेशेंट जो है इस कॉम्प्लिकेशन के साथ है, इस स्टेज की डायबिटीज़ के साथ है, इसको फ़ॉलो-अप विज़िट इतने अरसे के बाद होना चाहिए। तो वो फ़ॉलो-अप विज़िट है जिसके लिए हम बुलाते हैं। ये हम कोई इसलिए नहीं बनाते क्योंकि बिज़नेस है या कोई पैसे हैं इसमें, नहीं।
वही कंसल्टेशन हमें लेनी होती है जो कि पहले विजिट पे लेते हैं, जो कि फॉलो विजिट पे लेते हैं। तो इसमें कहाँ से बिजनेस आ गया? डॉक्टर साहब मैं एक आम आदमी के तौर पर खुद को प्रेजेंट करता हूँ। आई एम अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और मेरी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं शुगर का इलाज कर सकूँ। अब एक डॉक्टर है वो मुझे बुलाता है और फिर कहता है वो कंसल्ट मैं उससे करता हूँ और उसके बाद वो मुझे फ़लाँ दवाइयाँ वो लिख कर दे देता है। मैं वो दवाइयाँ लेता हूँ, उसके बाद डॉक्टर कहता है कि आपने अगले हफ़्ते फिर से विज़िट करना है। अगले हफ़्ते जब मैं जाता हूँ तो फिर वो कहता है दोबारा कोई नई वो मुझे चीज़ या फिर कोई नई चीज़ बता देता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इस वो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे पहले हफ्ते नहीं मिलती। तो मैं उस मॉडल या उस हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक शुगर का पेशेंट है भी, तो जिस तरीके से आपने कहा कि फ़ॉलो-अप्स के लिए बुलाना पड़ता है, चेंजेज़ होती हैं, तो वो फ़ॉलो-अप कितनी देर बाद होना चाहिए? देखिए, जो रेगुलर फ़ॉलो-अप्स होते हैं ना, जो न्यूली डायग्नोज़ केसेज़ में होते हैं, जो नए डायबिटीज़, जैसे आपने अपनी मिसाल दी कि अगर मैं बीमार हो जाऊँ, तो मैं इस तरह करूँ। तो जो न्यूली डायग्नोज़ केसेज़ में होते हैं, हम उसका पहला फ़ॉलो-अप विज़िट 3 मंथ्स के बाद करते हैं। ठीक है। किताबों में ये लिखा गया, ये पढ़ाया तो जाता है। मतलब वो जो कहते हैं कि आफ्टर अगले 3 हफ्ते आ मंथ्स, जाओ, अगले हफ्ते आ अगले हफ़्ते वो और बीमारियों में होता है। देखें शुगर में नहीं देखिए, सिर्फ़ शुगर ही तो बीमारी नहीं ना, कई बीमारी हैं। कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करें कार्डियोलॉजी, दिल की बीमारियाँ, जी। ठीक है जी। न्यूरोसर्जन प्रैक्टिस करें दिमाग की बीमारियाँ, दिमाग की जो सर्जिकल जो डिज़ीज़ होती हैं। तो इस तरह हर स्पेशलिटी के केसेज़ हैं। कुछ स्पेशलिटी में कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको हर हफ्ते बाद बुलाना होता है डॉक्टर्स को, ये लाज़मी है। ये किताबों में भी लिखा हुआ है, ये जो इंटरनेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ये गाइडलाइंस दी हुई हैं। उन्हीं के मुताबिक डॉक्टर्स बुलाते हैं और फ़ॉलो-अप विज़िट्स के लिए डॉक्टर जब बुलाते हैं, वो बीमारी पे डिपेंड करता है कि कितने अरसे बाद बुलाएँ। डायबिटीज़ एज़ अ डायबिटोलॉजिस्ट अगर मैं बात ही करूँ, मैं तो हमारे फ़ॉलो-अप विज़िट्स 3-3 महीने बाद होते हैं। ठीक हाँ, खुदा ना ख़ास्ता किसी की किडनी ख़राब हो गई, किसी को क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ होगी, किसी को नेफ्रोपैथी हुई या किसी को जो न्यूरोपैथी हो गई या किसी को कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन होगी जिसके लिए बुलाना हमें 1 महीने बाद पड़ता है, तो फिर हम महीने बाद भी बुलाते हैं। ताकि उसकी स्टेज को देखें ना कि वो रिवर्स बैक हो रही है कि नहीं। अगर हम उसको नहीं बुलाएँगे, कहेंगे नहीं यार लोग बिज़नेस का कहेंगे यार ना बुलाओ, तो फिर तो 2-4 महीने बाद या साल बाद तो उसके गुर्दे खराब, उसका दिल खराब, उसकी बाकी चीज़ें खराब, तो फिर क्या करेंगे? कहाँ जाएँगे? ठीक है? तो हमने लोगों की स्टेटमेंट्स को नहीं देखना, हमने जो पढ़ा है, हमने जो सेहत के मुतालिक पढ़ा है लोगों का और लोगों को देखना है, अपने पेशेंट्स को देखना है, हमें किसी और लोगों की बातों के मुताबिक नहीं फ़ॉलो-अप्स करवाना। लेकिन डॉक्टर साहब इट वाज़ वेरी नेसेसरी। आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट हाइलाइट किया कि बतौर डायबिटोलॉजिस्ट आपका चूँकि वास्ट एक्सपीरियंस है, 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो वही मैं फ़ॉलो-अप्स जानना चाह रहा था और ये अवाम को भी इस बात का शऊर मिल गया कि अगर उनको हर दूसरे-तीसरे दिन बुलाया जा रहा है, अगर उनके अंदर शुगर के अलावा कोई और बीमारी नहीं है, मतलब सिर्फ़ शुगर की तशख़ीस हुई है, तो दैट्स एक्चुअली और दूसरे-तीसरे दिन कोई डॉक्टर नहीं बुलाता, ये मायने जो प्रोफ़ेशनल डॉक्टर्स हैं ना, वो दूसरे-तीसरे दिन नहीं बुलाते। ठीक है, जो बुला गया फिर हाँ, ये उनके ऊपर सवाल होना चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी हाँ, सवाल होना चाहिए कि लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि कोई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो दूसरे-तीसरे दिन बुलाते हैं, ऐसा तो मेरे सामने तो कोई ऐसी चीज़। डॉक्टर साहब अभी हमारी कॉन्वर्सेशन के दौरान एक और ज़हन में मेरे सवाल है शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं? रोज़ा रखने में कोई ममानियत तो नहीं है? देखिए, हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। अभी इंशाल्लाह इस दफ़ा रोज़े भी आने वाले हैं, रमज़ान भी आने वाला है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। रमज़ान में भी इंशाल्लाह आपके साथ सेशन होगा। इंशाल्लाह। देखिए, जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं ना, उनमें रोज़ा रखना अच्छा है। वो उनकी शुगर के लिए भी अच्छा है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आती और उनका वज़न भी कम होता है, सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, उनके रोज़ा रखना मना है क्योंकि वो इंसुलिन पे होते हैं और इंसुलिन लगाने की वजह से या ना लगाने की वजह से वो हाइपरग्लाइसेमिक या हाइपोग्लाइसेमिक इमरजेंसीज़ का शिकार हो सकते हैं रोज़ा रख के। तो टाइप 1 डायबिटिक्स को तो हम बिल्कुल ममनू होता है कि रोज़ा ना रखें। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटिक्स का ताल्लुक है, तो इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम मना करते हैं कि रोज़ा ना रखें टाइप 2 डायबिटिक्स में। वो कौन से? वो जिनको क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ है, जिनको कि गुर्दे का अर्ज़ा है, अगर वो पानी कम पिएँगे या रोज़ा रखेंगे तो उससे गुर्दे मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, तो उनको हम मना करते हैं। इसके अलावा वो डायबिटिक्स, टाइप 2 डायबिटिक्स जिनकी शुगर पिछले रमज़ान से पहले 1-2 महीने में कंट्रोल नहीं है, उनकी शेंडम लेवल भी 400 से ऊपर जा रहा है, उनका HbA1c भी 8 से ऊपर 9 से ऊपर है, उनका फास्टिंग भी हाई है और उनका और ग्रेजुअली उनका अनकंट्रोल्ड चल रहा है और बढ़ रहा है। तो उनको हम मना करते हैं कि आप ना जाएँ क्योंकि उनको फिर हाइपरग्लाइसेमिक कोमा में जा सकते हैं वो किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन में जा सकती हैं। अच्छा एक ये दो दूसरी तीसरी किस्म के वो टाइप 2 डायबिटिक्स इनको भी मना करते हैं हम रोज़ा रखने से वो जो रोज़ा शुरू होने से पहले रमज़ान शुरू होने से पहले पिछले 1 जो महीना है या 2 महीने उनमें अगर कंटिन्यूअसली उनको हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक हो रहे हैं,
हफ्ते में 2 दफ़ा उनका शुगर लेवल लो हो रहा है, जिसके लिए उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ता है, उनको मीठा खाना पड़ता है और ये हाइपोग्लाइसेमिक जो अटैक्स हैं, एपिसोड्स हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, उनको भी हम मना करते हैं कि आप रमज़ान के रोज़े ना रखें। बाकी इनके अलावा जो कोई भी है टाइप 2 डायबिटिक, उनको हम इजाज़त देते हैं, वो रोज़ा रखें, रोज़ा उनके लिए अच्छा होता है, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आखिरत के लिए तो है ही है। बेशक, बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने मीठे का ज़िक्र किया, तो शुगर के अफ़राद, वो लोग जिनको शुगर होता है, क्या मीठा खा सकते हैं और कितना मीठा उन्हें खाना चाहिए? ये मानेगा देखिए तो नहीं है इसमें? देखिए, जो शुगर के अफ़राद होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, उनको मीठा कौन-सा लेना चाहिए? फ्रूट्स की शक्ल में। उसके फ्रूट्स अलावा उसके अलावा मीठा हलवा या फिर कोई खीर कभी देखिए, भी नहीं लेनी चाहिए? खीर वो ले सकते हैं, हलवा ले सकते हैं, कैसे? उसको बनाने का तरीका होता है। आप उसमें जो है ना नेचुरल जो मिठास है, जो कि स्वीटनर के तौर पे आती है, स्टीविया स्टीविया, नेचुरल स्टीविया, केमिकल वाला नहीं, नेचुरल स्टीविया जिसको ग्रीन स्टीविया के नाम से भी है मार्केट में। तो आप वो स्टीविया के साथ अगर कोई आप स्वीट डिश का आपको शौक है, तो आप खीर जो है वो स्टीविया में बनाएँ। ठीक है? आप हलवा बनाएँ स्टीविया का, लेकिन क्वांटिटी कम रखनी। ये नहीं है कि आपको अगर इजाज़त दे रहा हूँ स्टीविया बनाने वाला, तो स्टीविया वाला जो है आप हलवा जो है वो प्लेटों की 2 प्लेटें 3 प्लेटें खा नहीं, क्योंकि वो कार्ब्स तो है ना उसमें। जो सूजी है वो बेसिकली कार्ब्स है। हाँ। तो ज़ाहिर है आप उसमें स्टीविया तो डाल रहे हैं, लेकिन सूजी तो नहीं हटा रहे ना, सूजी से बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है उससे शुगर लेवल तो बढ़ेगा। तो आपका पहले तो काम उन्होंने ये करना है कि अगर उन्होंने मीठा एन्जॉय करना है ना, तो वो बनाना है उन्हें स्टीविया में, ठीक है? और दूसरा एहतियात उन्हें करनी कि आपने मीठा खाने से पहले उन्हें शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है। आपका HbA1c 7 से नीचे लाना है, अपना फास्टिंग कंट्रोल में रखना है, अपना रैंडम लेवल कंट्रोल में रखना है, तो फिर थोड़ा बहुत आधी 1 प्लेट या आधी प्याली जो है, वो मीठा ले सकते हैं, कभी-कभी। डॉक्टर साहब, शुगर के मरीज़ जो होते हैं, उनके ज़ख्म भी हम देखते हैं कि वो भरते नहीं हैं। मतलब अगर उन्हें ज़ख्म हो जाए या फिर चोट लग जाए, तो वो फिर बहता रहता है खून। तो जी, जी। इसके पीछे क्या ये साइंस है? इसके पीछे साइंस ये है कि जो डायबिटीज़ है ना, वो क्रॉनिक जब शुरू में होती है फिर तो ठीक है, लेकिन जैसे-जैसे डायबिटीज़ प्रोग्रेस करती है, आगे जाती है, तो इसका एक बैड इफ़ेक्ट होता है। तो होते हैं मुदाफ़अत इम्यूनिटी कमज़ोर कर इम्यूनिटी देती है। कमज़ोर हो जाती है, जो हीलिंग पावर है, जो ज़ख्म भरने का एक सिस्टम अल्लाह जी, जी। ताला ने हीलिंग सिस्टम बनाया है बॉडी में, वो वीक हो जाता है। और उस वीक होने की सबसे बुनियादी वजह है ब्लड सर्कुलेशन जो होती है ना, वो खून की शरेयानें जो हैं तंग हो जाती हैं शुगर की वजह से और इसकी इन्फ्लेमेटरी एक्शन की वजह से, जिसकी वजह से खून की शरेयानें तंग हो जाती हैं, ख़ास तौर पे माइक्रो वेसल्स जो पतली शरेयान, छोटी शरेयान होती हैं, वो तंग हो जाती हैं शुगर की वजह से, जिसकी वजह से हीलिंग मुतासिर होती है। हीलिंग की मुतासिर होने की वजह से और इम्यूनिटी मुतासिर होने की वजह से ज़ख्म नहीं ज़ख्म नहीं भरते। तो इसको कैसे किया जा सकता है? वेन्स जो आप कह रहे हैं बहुत पतली, बारीक हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या कोई उसके लिए डाइट सबसे है, कोई मेडिकेशन है, क्या वो देखिए, जो पतली तरीका हो बता जाती दीजिए? है शरेयानें या नैरो हो जाते हैं, उनके लिए 2 तरीके हैं। एक तो शुगर कंट्रोल करने पहला तो है ही है ना मस्त। पहले तो आपने हर हाल में शुगर कंट्रोल करना है। जी। दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ से जो है ना खून की शरेयानें चौड़ी होती हैं, तंग शरेयानें फैलती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि खून की शरेयानों को खोलती हैं, जैसे विटामिन ई है, ज़िंक है। तो इनके सप्लीमेंट्स को अगर लोग अपनी डाइट में शामिल करें, सप्लीमेंट्स को लेके आएँ टैबलेट्स की शक्ल में भी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनियाँ बना रही हैं सप्लीमेंट्स, उस शक्ल में भी ले सकते हैं, कुदरती शक्ल में भी ले लें। कई ऐसे खाने हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, जो सालमन मछली आजकल सर्दियों का मौसम आ रहा है, इनके खाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। तो इन डाइट्स को अपने खाने में का रूटीन में शामिल करें, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, हीलिंग पावर बढ़ेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक का और शुगर का आपस में क्या लिंक है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको मोस्टली हार्ट अटैक भी, या फिर शायद ये मेरे सुनने में आया, तो क्या वो इनका आपस में लिंक है? जी, जी, बिल्कुल लिंक है, बिल्कुल है कि लिंक है। देखें जो हार्ट अटैक है इट्स अ माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। अच्छा। जो बड़ी शरेयानें तंग होती हैं जिसको हम माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जी, जो कहते हैं, आपने ज़िक्र किया। जी। ज़िक्र किया था, उसकी वजह से जो हार्ट की जो शरेयानें हैं, जो हार्ट को सप्लाई कर रही हैं ब्लड, वो तंग हो जाती है ना। मतलब सारी बॉडी की शराएँ तंग हो रही हैं, तो क्या हार्ट की ही तंग होंगी? होंगी। जी। डायबिटीज़ इस पे बुरा असर करेगा। इसको हम कहते हैं एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वज़ह से खून की शरेयानें जो हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वज़ह से हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है और अगर शुगर कंट्रोल ना की जाए, तो हार्ट अटैक हो भी सकता है, होता भी है। इसके अलावा जो है ना वो कार्डियक फेलियर एक बीमारी है जिसमें कार्डियक साइज़ बढ़ जाता है, वो भी डायबिटीज़ की वज़ह से होता है।
इसके अलावा ये लीवर का बढ़ना या उसके ऊपर चर्बी। वो चर्बी का आना वो भी डायबिटीज़ की वजह से होता है, जिसको हम फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। ये भी डायबिटीज़ की वजह से होता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, डिसलिपिडेमिया हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये भी डायबिटीज़ की वजह से होता है। और जो स्ट्रोक है, जो फालिज है, वो भी डायबिटीज़ की का असर बड़ी शराहों पे होता है, ये भी उसी की कॉम्प्लिकेशन है। ये इतनी बीमारियाँ होती हैं डायबिटीज़ से अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। इसीलिए तो जो है वो मैं कहता हूँ कि आप अगर इन सब बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो एक काम आप कर लें, अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर लें, अपना डॉक्टर सेट कर लें, अपनी डाइट सेट कर लें, फिज़िकली एक्टिव हो जाएँ, सब चीज़ें नहीं होंगी आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को भी और वो लोग भी जो कि शुगर का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अब एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनकी पड़ी है, तो वो क्या मायूस हो जाएँ या फिर नहीं वो खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं भी सोच रहा था कि अपनी नौजवानों को क्योंकि आगे जाके दौड़-भाग सँभालना, इस मुल्क को सँभालना उन्हीं का काम है ना। बिल्कुल। वो सेहतमंद होंगे, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हुँ। अगर नौजवान नस्ल सेहतमंद नहीं होगी, बीमार होगी, तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए नौजवानों के लिए स्पेशल मेरा प्रोग्राम ये है कि अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करें। आप ग्राउंड से थोड़ा-सा प्यार करें, आप मैदानों में जाएँ, आप मोबाइल से थोड़ा-सा अपना टाइम जो है स्क्रॉलिंग के बजाय स्क्रॉलिंग की बजाय, आप ट्रोलिंग की बजाय, आप रील्स देखने की बजाय उतना टाइम आप ग्राउंड्स में जाके लगाएँ। अपनी एज के हिसाब से एक्सरसाइज करें, जिम में जाएँ, फिज़िकली एक्टिव हों, स्मोकिंग से पीछा छुड़ाएँ, डिप्रेशन से पीछा छुड़ाएँ, प्रॉपर 7-8 घंटे की रात की नींद लें और कोशिश करें कि लोगों के काम आएँ। लोगों के काम आने से आपको जितना दिल का और दिमाग का सुकून मिलता है, वो आपको सारी टेंशन आपकी ख़त्म कर देता है। बिल्कुल। सदके करें, लोगों के काम आएँ, शुगर भी नहीं होगी आपको और आप सेहतमंद रहेंगे हमेशा। थैंक यू सो मच। बहुत एक अच्छे और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ जो है आपने इस पॉडकास्ट का एक तरीके से वाइंड अप किया, क्लोजिंग की और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल मायूस नहीं होगी बल्कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएगी और वो लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं वो भी मायूस नहीं होंगे बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके इस मुल्क की भाग-दौड़ को जो है वो मुस्तकबिल में सँभालेंगे। थैंक यू सो मच सर आपके बहुत जो कीमती वक़्त था उसमें से आपने हमें कुछ टाइम दिया। नाज़रीन इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान जवाद यूसुफ़ को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से और सवाल से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।